वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए मॉडल पेपर के बारे में। खास करके जो हमारे छात्र छात्राएँ थर्ड ईयर में पहुँचे हैं, फिफ्थ सेमेस्टर में आए हैं, तो आप सभी को पता होगा कि फिफ्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं। तो इसी श्रृंखला में जो हिंदी साहित्य है आपका सब्जेक्ट, यानी हिंदी या हिंदी साहित्य बात एक ही है, तो उसमें भी आपको 2 पेपर पढ़ने होंगे। तो पहले पेपर का आपकी क्या नाम है, तो साहित्य शास्त्र एवं हिंदी आलोचना, और सेकंड पेपर का नाम है क्या, हिंदी मतलब खास करके हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। ठीक है, तो हिंदी का राष्ट्रीय काव्य लगभग 7 से 8 चैप्टर मैंने पढ़ा दिया है, कविताओं की व्याख्या वगैरह करवा दी है। उसका भी मॉडल पेपर मैं जल्द ही दे दूंगा। और इसके 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, और भी चैप्टर्स आपकी वीडियोस में मतलब बोर्ड पर होंगे। तो आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। आप यहीं पर बने रहेंगे, आपको एक प्रकार से बहुत विधिवत तैयारी आपकी होने वाली। परीक्षा के अंत समय तक आपकी सारी तैयारी जो है ऐसी तैयारी करवा दूंगा कि आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप विधिवत तरीके से पढ़ने के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट को ज्वाइन मतलब शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप आसानी से पढ़ते रहें। हिंदी साहित्य में आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना के लगभग 150 से अधिक प्रश्नों को हमने इसमें रखा है। टॉप 100 इसीलिए हमने इसमें रखा है क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस है जो कि एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। टॉप 100 इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे विश्वविद्यालय में क्वेश्चन की जो संख्या होती है 100 ही पूछी जाती है। तो इसीलिए मॉडल पेपर जब मैंने तैयार किया तो 100 क्वेश्चन से ज़्यादा ही प्रश्न इसमें हमने रखे हैं। ठीक है, लेकिन 100 क्वेश्चन का एक मापदंड लेकर के मैं चलता हूँ। तो आपको बता दूँ कि लगभग 1 घंटे की क्लास होने वाली है। उसमें बहुत ही बारीकी से हम लोग हर एक चैप्टर से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। आज का जो वीडियो होगा, पहले ही बता दूं कि ये केवल साहित्य शास्त्र से बनने वाले प्रश्न होंगे। यानी साहित्य शास्त्र मतलब कि जो भारतीय काव्य शास्त्र है और जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, वहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, आज का वीडियो उस पर होगा। चूँकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता, लगभग 2 से 3 घंटे का वीडियो हो जाता अगर मैं सारे सिलेबस को कवर करने में लग जाता। तो और जो दूसरा वीडियो आएगा वो आएगा हिंदी आलोचना को लेकर के। ठीक है, तो मान लीजिए आपका फर्स्ट पार्ट है, पहला पार्ट है पेपर 1 का, और जो है मॉडल पेपर जो सेकंड आएगा उसमें भी आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, इसी थंबनेल में रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है उसमें 2 लिख दूंगा। ठीक है, पार्ट 2 लिख दूंगा या थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट कर दूंगा। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना में आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग साहित्य शास्त्र से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को चर्चा करेंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलें देखने का प्रयास करते भाई। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है आचार्य बामन के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है। आचार्य बामन के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है। काव्य प्रयोजन वाला चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है बोर्ड पर, आप लोगों ने विस्तार से उसको देखा, बहुत ही विस्तार से हमने उसमें सारी चीज़ों को बताया है। तो आचार्य बामन की बात की जाए तो आचार्य बामन जो है काव्य प्रयोजन के बारे में क्या बताते हैं भाई। आचार्य बामन जो है वो काव्य प्रयोजन को लेकर के कहते हैं कि काव्य प्रयोजन जो है कीर्ति और आनंद जो होता है, ये होता है काव्य प्रयोजन। ठीक है, काव्य का प्रयोजन का मतलब क्या होता है कि आखिर जो है काव्य का उद्देश्य क्या है। ठीक है, काव्य किन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके लिखा जाता है, तो वही होता है काव्य प्रयोजन। तो कीर्ति और आनंद, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सा ऑप्शन। अगला प्रश्न आप देखिएगा, राजशेखर ने काव्य का प्रयोजन किसे माना है। तो राजशेखर ने किसको माना भाई, धर्म अर्थ काम और मनोरंजन को, सहृदय के लिए यश को, या आत्माभिव्यक्ति को, या मनोरंजन और उपदेश को। तो राजशेखर ने काव्य का प्रयोजन जो माना है वो सहृदय के लिए यश को माना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, तुलसीदास ने काव्य का प्रयोजन क्या माना है। लोक मंगल, सर्वे भवन्तु सुखिना, या शब्द और अर्थ की संहिति, या इनमें से कोई नहीं। तो काव्य का प्रयोजन तुलसीदास जी क्या स्वीकार करते हैं भैया। आप सभी लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर जा रहे हैं, बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन लोक मंगल की भावना, तुलसीदास का काव्य प्रयोजन है लोक मंगल की स्थापना करना। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, क्या है, लोक मंगल की स्थापना करना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मैथ्यू अर्नाल्ड ने काव्य का प्रयोजन निम्न में से किसे माना है। सभी के अनुसार मैंने बता रखा है, तो आप लोग जब वीडियो देखेंगे चैप्टर 1 वाली तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैथ्यू अर्नाल्ड ने काव्य का प्रयोजन निम्न में से किसे माना है, बताएं किसको माना भाई। कला के लिए, या रीति शिक्षा और आनंद, या कला जीवन के लिए, या फिर कला सेवा के लिए। तो मैथ्यू अर्नाल्ड की अगर बात की जाए
तो वो जो है रीति, शिक्षा और आनंद, ये 3 प्रकार के काव्य प्रयोजन स्वीकार करते हैं। रीति, शिक्षा और आनंद, ठीक है, क्लियर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्लेटो, रास्किन और टॉलस्टॉय के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है। तो प्लेटो, रास्किन और टॉलस्टॉय के अनुसार जो काव्य का प्रयोजन है वो क्या है भाई, वो है क्या, बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्लेटो, रास्किन और टॉलस्टॉय के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। मैंने जब पाश्चात्य आचार्यों के बारे में आपको बताया था तो मैंने 4 वर्ग आपको बताया होगा। तो उसमें जो प्रथम वर्ग था उसमें प्लेटो, रास्किन और टॉलस्टॉय शामिल हैं। तो ये लोग जो है कवियों ने लोक मंगल को ही काव्य का प्रयोजन बताया है। तो लोक मंगल यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पर, देखिए यहाँ पर आनंद के लिए काव्य प्रयोजन जो है कला, जीवन से पलायन या काव्य की परिभाषा। तो देखिए ये लोग काव्य की परिभाषा देते हैं और ख़ास करके काव्य की परिभाषा जो को ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं, यानी कि ये लोग जो है किसको, लोक मंगल की भावना को ही स्वीकार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी लग सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भक्त कवि तुलसीदास ने अपने निम्न दोहों में क्या स्पष्ट किया है। कीरति भनित भूति भल सोई, सुर सर सम सब कर हित होई। इस पंक्ति की व्याख्या भी मैंने उसमें करी थी। इसमें जो है उन्होंने किसके बारे में बताया भाई, तो उसमें इन्होंने काव्य प्रयोजन का सिद्धांत बताया है। काव्य प्रयोजन के बारे में बताया है कि भाई जिस प्रकार से नदियाँ जो होती हैं, सम मतलब कि सुर सर माने होता है नदी, सम माने सबका हित करने वाली, मतलब सब माने समान, सबका सभी का समान हित करती, जिस प्रकार से नदी होती बिना भेदभाव के, ठीक इसी प्रकार से जो होता है कविता जो होती है वो सभी का भला करने वाली होनी चाहिए। काव्य का उद्देश्य ये होना चाहिए। काव्य का प्रयोजन का सीधा सा मतलब होता है काव्य का उद्देश्य क्या है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है और आप सभी को मैंने उसको भी पढ़ाया है। काव्य लक्षण बताएं। काव्य लक्षण से रिलेटेड प्रश्न आपका आ चुका है। काव्य लक्षण से क्या अभिप्राय है, काव्य का उद्देश्य, काव्य का कारण या काव्य की परिभाषा या फिर ये सभी। तो भाई देखिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भाई जो काव्य का खास करके जो काव्य लक्षण होता है वो काव्य किसे कहा जाए या कविता क्या है या काव्य की परिभाषा ही काव्य का लक्षण है। और मुख्यतः आपको मैंने बताया था कि भाई जो शब्द और अर्थ का सहभाव होता है उसी को हम काव्य कहते हैं। तो काव्य की परिभाषा ही एक प्रकार से क्या है, काव्य की परिभाषा ही काव्य का लक्षण है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप करेक्ट आंसर क्या लगाओगे, आप लगाओगे ऑप्शन नंबर सी, काव्य की परिभाषा ही काव्य का लक्षण है। काव्य के लक्षण से अभिप्राय है काव्य की परिभाषा से। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण क्या है। आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण क्या है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो आचार्य मम्मट की बात की जाए तो उनकी रचना है काव्य प्रकाश। और आचार्य मम्मट ने उस काव्य प्रकाश रचना में क्या लिखा है भाई, आचार्य मम्मट ने लिखा है क्या, आचार्य मम्मट जो है संस्कृत के बड़े ज़बरदस्त विद्वान हैं और वो एक प्रकार से क्या लिखते हैं, आचार्य मम्मट काव्य लक्षण को बताते हुए आचार्य मम्मट क्या कहते हैं, फटाफट से आप बताएंगे। वो कहते हैं तद दौसौ शब्दार्थो शब्दावन अलंकृत ही पुनः क्यापि, ठीक है, पुनः क्वापि। ये कौन बताता है, मम्मट बताते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि काव्य वह है जो अर्थ और दोष से रहित होता है, गुणों से मंडित होता है और कभी कभी अलंकार से भी रहित हो सकता है। ये परिभाषा आचार्य मम्मट ने दी थी काव्य की, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, अच्छा, ये शब्दार्थो सहितो काव्यम किसने कहा था, शब्दार्थो सहितो काव्यम आचार्य कुंतक की परिभाषा है और वक्रोक्ति संप्रदाय से रिलेटेड है आचार्य कुंतक। वह वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रतिष्ठापक हैं आचार्य कुंतक। उन्होंने ही कहा था शब्दार्थो सहितो काव्यम वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितो काव्यम तादिद्युद्हादि कारणी। मतलब कि काव्य जो है मर्मज्ञों को आनंद देने वाले रम्य कवि व्यापार से मुक्त रचना में शब्द और अर्थ मिल करके ही काव्य का निर्माण करते हैं। ये कहा था किसने, आचार्य कुंतक ने। वाक्यम रसात्मकम काव्यम की बात की जाए तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहते हैं कौन भाई, वाक्यम रसात्मकम काव्यम की बात कौन करता है, यानी रसों से पूर्ण वाक्य ही काव्य है। ये परिभाषा किसने दी थी, आचार्य विश्वनाथ ने दी थी। ये बात ध्यान रखिएगा। आचार्य विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण, उसी रचना में वो काव्य के लक्षण की बात करते हैं। एक कथन और आचार्य जो है विश्वनाथ से रिलेटेड आपसे बन सकता है, काव्यम रसादि भवद वाक्यम, काव्यम रसादि भवम वाक्यम, मतलब कि जो है वाक्यम रसात्मकम काव्यम या काव्यम रसादि भवद वाक्यम, कोई भी पूछे इसको तो इसका सीधा सा मतलब होता है रसों से पूर्ण वाक्य ही काव्य होता है। ऐसा कौन बताता है, आचार्य विश्वनाथ बताते हैं। तो आचार्य विश्वनाथ जो है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ठीक है, आचार्य विश्वनाथ की बात। शब्दार्थो सहितो काव्यम आचार्य मम्मट और तद्दोषो शब्दार्थो शब्द वन अलंकृत ही पुनः क्वापि, ये आचार्य मम्मट का कथन है। क्लियर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण क्या है।
आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण क्या है भाई बताएं। तो शब्दार्थों सहित काव्यम किसका है, शब्दार्थों सहित काव्यम किसका है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। शब्दार्थों सहित काव्यम, ठीक है, ये आचार्य कुंतक का है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका है, तो ये आचार्य विश्वनाथ का है। वही पूछा गया तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तद 200 शब्द, ये तो आपका उनका है, क्या बोलते हैं उनका, आचार्य मम्मट का ही है। तद 200 शब्दार्थों सगुण जो है सगुण सगुणा वन अलंकृत ही पुनः क्वापी, ये किसका है, ये आचार्य मम्मट का है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काव्य शास्त्र का दूसरा नाम क्या है, काव्य शास्त्र का दूसरा नाम क्या है भाई, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, सॉरी काव्य हेतु या काव्य प्रयोजन या शब्द शक्ति। तो काव्य शास्त्र का दूसरा नाम क्या है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। काव्य शास्त्र का दूसरा नाम क्या है भाई, बताइएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काव्य शास्त्र का दूसरा नाम क्या है, तो काव्य शास्त्र का दूसरा नाम काव्य लक्षण आप कह सकते हो, ठीक है। काव्य लक्षण में काव्य की परिभाषा को ही दिया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुण अलंकृतयो शब्दार्थयो काव्य शब्दों विद्यते, काव्य की परिभाषा ये किसने दी है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इसको दिया है आचार्य बामन ने, किसने दिया भैया, आचार्य बामन ने दिया है। आचार्य बामन ने क्या कहा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आचार्य वामन जो हैं वो रीति संप्रदाय से रिलेटेड हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं गुण अलंकृतयो शब्दार्थयो काव्यम शब्दों विद्यते, यानी काव्य का शरीर जो होता है वांछित अर्थ को उद्घाटित करने वाली पदावली होती है। और आपको बता दूं आचार्य जो मम्मा ये हैं कि बामन जी हैं, आचार्य बामन 8वीं शताब्दी के हैं, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। इनका ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, उसी में काव्य की परिभाषा दी है इन्होंने। ये जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है गुण अलंकृतयो शब्दार्थयो काव्य शब्दों विदिते, इनकी रचना है एक काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, उसी में इन्होंने ये परिभाषा दी है, ठीक है। इन्होंने कहा कि गुण और अलंकार से जो मुक्त शब्दार्थ होता है उसी को काव्य कहते हैं, और अलंकार युक्त शब्दार्थ को ही काव्य का शरीर मानते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान नहीं है, उपर्युक्त काव्य लक्षण किस हिंदी साहित्यकार ने बताया। तो ये बताया था किसने भाई, मैंने आपको बताया था कि काव्य की मतलब काव्य आत्मा जो होती है, काव्य जो होती है आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति होती है, ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। और ये उन्होंने आगे कहा कि जिसका संबंध विश्लेषण और विज्ञान से नहीं होता है, ये जयशंकर प्रसाद का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका आप बी लगा दीजिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद इज राइट आंसर, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। और कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने भी कथन दिए हैं, जैसे कि हडसन ने क्या कहा, कॉलरिज ने क्या कहा। कॉलरिज ने कहा कि पोएट्री इज़ द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर, यानी सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द ही कविता होती है, ठीक है। हडसन कहते हैं कि पोएट्री इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ थ्रू इमेजिनेशन एंड इमोशन, यानी कविता कल्पना और संवेग के द्वारा जीवन की व्याख्या करती है। तो इसी प्रकार से आगे कहते हैं कविता सबसे पहले और अंत में एक शब्द होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से जो है काव्य मतलब कि काव्य लक्षणों के बारे में बताया, यानी कि काव्य की परिभाषा दी है। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है आपका, प्रश्न है काव्य हेतु, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करें। काव्य हेतु है, प्रतिभा है, अभ्यास है, या व्युत्पत्ति है, या फिर ये तीनों है। तो काव्य हेतु की अगर बात की जाए तो काव्य हेतु सबसे पहले देखिए 3 टाइप के काव्य हेतु होते हैं। भारतीय काव्य शास्त्रियों ने काव्य हेतुओं पर बहुत विचार किया, और जब बहुत सारा विचार होगा खंडन मंडन की प्रक्रिया के बाद है, तो 3 मुख्य रूप से काव्य हेतु माने गए। काव्य हेतु का सीधा सा मतलब होता है कि आखिरकार किन कारण से व्यक्ति काव्य करते, किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न करने वाले कारण को ही काव्य हेतु कहा जाता है। काव्य कार्य है और हेतु जो है वो कारण है, मतलब कि काव्य हेतु का अर्थ होता है काव्य की उत्पत्ति का क्या कारण रहा है, लोग कविता क्यों लिखते हैं, लोग कविता की रचना क्यों करते हैं, ठीक है। तो उसी कारण को ही काव्य हेतु कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ओके। तो काव्य क्या है, काव्य कार्य है और हेतु क्या है, उसका कारण है, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो काव्य हेतु 3 तरीके की होती, मतलब 3 टाइप की। एक तो प्रतिभा होती है, प्रतिभा का मतलब होता है कि अंदर प्रतिभा है लोगों के, तो वो एक प्रकार से सबसे पहली बात प्रतिभा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिभा अगर नहीं होगी तो आप काव्य नहीं लिख पाएंगे। दूसरी बात व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का सीधा सा तात्पर्य यहाँ पर आप ले सकते हैं। व्युत्पत्ति मतलब एक प्रकार से अगर आपके अंदर वो प्रतिभा है तो ही आपके अंदर काव्य की उत्पत्ति आपके जो है मुखार बिंदों से या फिर आपके लेखनी के माध्यम से होगी, ठीक है। व्युत्पत्ति का सीधा सा अर्थ होता है निपुणता, प्रगाढ़ता, पांडित्य, बहुज्ञता, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति।
तो कुल मिलाकर के अगर आप व्युत्पत्ति की बात होती तो प्रतिभा मतलब पहले सबसे पहले काव्य की प्रतिभा आपके होनी अंदर चाहिए, ठीक है, टैलेंट होना चाहिए आपके अंदर। इसके अलावा दूसरी बात व्युत्पत्ति होनी चाहिए। व्युत्पत्ति का मतलब होता है सीधा सा कि आप निपुण होने चाहिए काव्य लेखन में, ठीक है, ठीक है, प्रगाढ़ होने चाहिए आप, ज्ञान के मामलों में पांडित्य आपके पास होना चाहिए, आप एक प्रकार से बहुत सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तो आप काव्य लिख सकते हैं। और तीसरा होता है अभ्यास, यानी लगातार आप जब आप लिखेंगे तो फिर एक प्रकार से आप उसमें सफल होंगे, इसके अलावा आप नहीं सफल हो पाएंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीनों जो होते हैं ये क्या हैं, ये एक प्रकार से काव्य के क्या हैं, हेतु हैं। काव्य के हेतु में खास करके एक जो अभ्यास है इसको लेकर के आप लोगों ने एक दोहा सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी यावत जाते हैं सिल पर परत निशान। तो काव्य हेतु में एक प्रकार से जो अभ्यास होता है वो भी बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काव्यादर्श के लेखक का क्या नाम है। काव्यादर्श जो है रचना है एक, और इसको लेकर के अगर बात की जाए तो काव्यादर्श के लेखक कौन है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। काव्यादर्श, काव्यादर्श के लेखक हैं आचार्य दंडी, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आचार्य भामा ने कौन सा काव्य हेतु बताया है। तो आचार्य भामा ने कौन सा काव्य हेतु बताया भाई, तो आचार्य भामा जो है वो कौन सा काव्य हेतु बताते हैं, प्रतिभा को भी मानते हैं, अभ्यास को और व्युत्पत्ति को भी, तीनों को मानते हैं आचार्य भामा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य बामन के ग्रंथ का क्या नाम है। आचार्य बामन जो कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इनके ग्रंथ का क्या नाम है, मैंने अभी बताया था आपको, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति जो है ये आचार्य बामन के ग्रंथ का नाम है, ठीक है। काव्यादर्श किसकी रचना है, दंडी की है। नाट्यशास्त्र किसकी है, भरत मुनि की है, ये सब ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, भामा ने प्रतिभा को क्या कहा है, बताएं। आचार्य भामा जो कि अलंकार संप्रदाय से रिलेटेड हैं, उन्होंने प्रतिभा को क्या कहा, शक्ति, अभ्यास या व्युत्पत्ति। तो आचार्य भामा जो है प्रतिभा को शक्ति का रूप मतलब बताते हैं, प्रतिभा मतलब शक्ति, ठीक है। कैसी शक्ति, प्रतिभा होती क्या है। प्रतिभा की अगर बात की जाए तो सभी आचार्यों ने काव्य हेतु के अंतर्गत प्रतिभा को प्रमुख स्थान दिया है। और आपको बता दूं कि प्रतिभा के बल पर ही कवि या साहित्यकार जो होता है वो रचना कर सकता है। प्रतिभा ही वह शक्ति होती है जो किसी भी व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ बनाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जो है ये होता है एक प्रकार से प्रतिभा होती है, ये काव्य का मूल होती है, और ईश्वर प्रदत्त शक्ति भी एक प्रकार से इसको मान सकते हैं। इसके बल पर ही कवि अपूर्व शब्दों का, अपूर्व भावों का, अलंकारों का और उक्ति वैचित्र का विधान करता है, अच्छे तरीके से कविता लिखता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, सर्वमान्य काव्य हेतु क्या है, प्रतिभा, अभ्यास या फिर व्युत्पत्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सब सर्वमान्य जो है वो कौन सा है भाई, सर्वमान्य जो काव्य हेतु है अगर उसकी बात करें तो सबसे ज़्यादा सभी विद्वान एक मतलब कि एक मत है किस काव्य हेतु पर, तो उस काव्य हेतु का क्या नाम है। तो बताएं सर्वाधिक मान्य काव्य हेतु कौन सा है इनमें से। तो प्रतिभा जो है उसको सभी लोग मानते हैं, क्योंकि बिना प्रतिभा के कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर प्रतिभा ही नहीं होगी तो बहुत अभ्यास हो और व्युत्पत्ति हो, कोई मतलब नहीं होगा। प्रतिभा होगी तभी आप अभ्यास कर पाएंगे लगातार। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, व्युत्पत्ति का क्या अभिप्राय है। व्युत्पत्ति का मतलब क्या होता है, शास्त्रीय ज्ञान, ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा या फिर अभ्यास। तो व्युत्पत्ति का अर्थ होता है शास्त्रीय ज्ञान से, कि आपके पास शास्त्रीय ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तभी आप जो है मतलब आपके पास परंपरागत ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान ये सब होगा, तभी आप काव्य शास्त्र में अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, मतलब कविताओं की रचना कर पाएंगे। काव्य शास्त्र के बारे में आपको जानना परम आवश्यक है, शास्त्रीय ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, फटाफट से आप बताएंगे। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है भाई, बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक तो आप सभी को पता होगा, आचार्य जो है भामा जो हैं वो कौन है, 7वीं शताब्दी में अलंकार सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। आचार्य भामा के बाद आचार्य दंडी, फिर उद्भट, रुद्रट, इन सभी लोगों ने अलंकारों की अनिवार्यता का समर्थन किया। अलंकार संप्रदाय जो है काव्यशास्त्र का एक प्रकार से खास करके बहुत महत्वपूर्ण एक प्रकार से सिद्धांत है अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय आप देखते हैं, भामा ने एक रचना लिखी काव्य अलंकार, अलंकार सिद्धांत से रिलेटेड है। उद्भट की एक रचना आती है काव्य अलंकार सार संग्रह, वो भी अलंकार सिद्धांत से है। आचार्य बामन भी एक प्रकार से रीति संप्रदाय से जरूर हैं, लेकिन उन्होंने भी काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति रचना लिखी और अलंकार के को माना। इसके अलावा रुद्रट का एक रचना है काव्य अलंकार, रुद्रट ने भी लिखा है, ठीक है।
तो अलंकार को काव्य की आत्मा तो कुछ लोग नहीं मानते हैं, किंतु अलंकारों को एक प्रकार से सभी लोग स्वीकार जरूर करते हैं काव्य में, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो आचार्य बामन कहते हैं कि काव्य अलंकार के द्वारा ग्राह्य होता है और सौंदर्य ही अलंकार है, ठीक है। आचार्य दंडी कहते हैं कि काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, यानी काव्य शोभाकरान धर्मन अलंकारान प्रचक्षते, ठीक है। आचार्य जयदेव कहते हैं कि जो विद्वान अलंकार से हीन शब्द और अर्थ को काव्य मानते हैं वे अग्नि को ही शीतल क्यों नहीं मानते, मतलब अग्नि को भी शीतल क्यों नहीं मानते। तो इस प्रकार से तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका अलंकार संप्रदाय। अभी देखिए इसमें तो मैंने आपको बताया था भाई, इसमें आचार्य भामा मुख्य हैं, लेकिन आचार्य दंडी उद्भट और रुद्रट ये सब भी हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए आचार्य बामन तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, क्लियर। विश्वनाथ जो है साहित्य दर्पण इनकी रचना है, और भट्टनायक की अगर बात करें तो भट्टनायक इससे रिलेटेड नहीं है। तो बच रहे हैं कौन, उद्भट। उद्भट को आप लगा सकते हैं, चूँकि अगर ऑप्शन में वो नहीं मिलेंगे, ठीक है, अगर ऑप्शन में कौन नहीं मिलेगा भाई, ऑप्शन में अगर वो नहीं मिलेंगे खास करके जो भामा है, तो आप क्या लगाओगे, तो आप उद्भट लगाओगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा एक मिनट, बामन जो है आचार्य बामन भी है, तो आचार्य बामन लगा सकते हो आप, उद्भट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, यहाँ पर उद्भट भी हो सकते हैं और बामन भी हो सकते हैं। अच्छा मुख्य रूप से अगर बात की जाए अलंकार संप्रदाय में, तो बामन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन बामन आचार्य बामन जो रीति संप्रदाय से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आप उद्भट भी लगा सकते हो और बामन भी लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। यहाँ पर आप सीधे यार उद्भट को काट करके यहाँ पर एक ऑप्शन आप कर लीजिएगा, यहाँ पर देखिए ऐसे फंसा करके नहीं देगा आपको, या फिर ऑप्शन नंबर डी देगा, आप यहाँ पर सीधा सा कर लीजिएगा आचार्य भामा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, भामा लिख देंगे, और ऑप्शन नंबर आप ए लगा दीजिएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा भामा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, आचार्य भामा के अलंकार संग्रह का क्या नाम है। तो आचार्य भामा के काव्य संग्रह अलंकार संग्रह का क्या नाम है, काव्य अलंकार ही नाम है उनके काव्य संग्रह का, काव्य अलंकार उनका ग्रंथ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है, बताएं इस कविता में कौन सा अलंकार है। निशितम खन खद्देत विराजा जनु दम्भिन कर जुटा समाजा, बताएं निशितम खन खद्देत विराजा जनु दम्भिन कर जुटा समाजा, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है भाई, इन पंक्तियों में अलंकार है आपका अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास की अगर बात की जाए तो ये अनुप्रास अलंकार का एक भाग होता है, ठीक है। अलंकार कई प्रकार के होते हैं, और इसमें जो अनुप्रास अलंकार होता है वो कई प्रकार का होता है। अनुप्रास अलंकार की अगर बात की जाए तो मुख्य रूप से 5 प्रकार के अनुप्रास अलंकार होते हैं। एक होता है छेका अनुप्रास, एक होता है वृत्त्यानुप्रास, एक होता है लाटानुप्रास, एक होता है श्रुत्यानुप्रास और एक होता है अंत्यानुप्रास। तो इसमें कौन सा अनुप्रास है, अंत्यानुप्रास है। अंत्यानुप्रास क्या होता है, अंत्यानुप्रास में होता है कि जहाँ पद के अंत में स्वर और व्यंजन एक जैसे आए वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। तो स्वर और व्यंजन जहाँ पर एक जैसे आते हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अंत्यानुप्रास होता है। यहाँ पर देखिएगा स्वर और व्यंजन, स्वर क्या है, मात्रा है, ठीक है, और व्यंजन क्या है, जा, देखिए जा यहाँ पर भी आ गया, जा यहाँ पर भी है, और एक प्रकार से मात्रा भी, यानी स्वर भी है और व्यंजन भी यहाँ पर लास्ट में पंक्ति के अंत में क्या होते हैं, एक ही जैसे आए हुए हैं, इसलिए इन पंक्तियों में क्या है, इन पंक्तियों में अंत्यानुप्रास है, ये बात ध्यान रखिएगा। बात की जाए और अलंकारों की तो चर्चा कर लेंगे हम अलंकार के बारे में, हालांकि मुख्य रूप से अलंकारों की बात की जाए तो 5 प्रकार के जो है अलंकार होते हैं आपके, कौन, ठीक है, जो है अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार के होते हैं। दूसरा अलंकार होता है यमक अलंकार। यमक अलंकार का तो आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, जहाँ पर एक शब्द अनेक बार आते हैं किंतु उसके अर्थ जो होते हैं अलग अलग होते हैं, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय जग वा पाए बौराय, इसमें यमक अलंकार है, ठीक है, क्योंकि एक कनक का मतलब होता है धतूरा और एक कनक का मतलब होता है सोना। और तीसरा अलंकार जो होता है आपका तो अनुप्रास हो गया आपका, दूसरा अलंकार है यमक अलंकार, तीसरा अलंकार मैंने आपको बताया श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो होता है जहाँ पर एक शब्द के कई अर्थ लिए जाएं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। हितकारी ऋतुराज तुम साजद जग आराम, ये इसमें श्लेष अलंकार होगा, ठीक है। या एक प्रकार से आप देखते हैं
पानी वाला जो रहे मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो ये सब है। क्लियर। इसके बाद में वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, ये सब एक प्रकार से खास करके शब्दालंकार के भाग हैं। वक्रोक्ति अलंकार की बात करें तो वक्रोक्ति अलंकार में क्या होता है, जिसमें सुनने वाला कही हुई बात का कोई अन्य अर्थ निकाल लेता है, उसको बोलते हैं वक्रोक्ति अलंकार। कि आप जो है क्या होते हैं, इसमें कोई बात कहते हैं तो सुनने वाला उसका अलग अर्थ निकाल लेता है। जैसे को तुम है घनश्याम हम, को बरसों कही जाए। तो इसमें एक प्रकार से वक्रोक्ति अलंकार है। तो इस प्रकार से अच्छा, अर्थालंकार भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे उपमा अलंकार या अर्थालंकार है। अर्थ के माध्यम से इसमें चमत्कार उत्पन्न होते हैं। और मतलब जो है कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार हो गया। उपमा में भी 3 प्रकार की उपमाएं होती हैं, एक मालोपमा, एक उपमेय मतलब कि उपमेय उपमा, और एक होती है अनव्ययोपमा। ठीक है, रूपक अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा है, और प्रतीप अलंकार है। ठीक है, भ्रांतिमान, संदेह, दृष्टांत, अतिशयोक्ति, विभावना अलंकार, असंगति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, निदर्शना अलंकार। ठीक है, तो ये सब अलंकार हैं। मैं एक दिन अलंकार के अच्छा, एक आपने बिहारी लाल का दोहा सुना होगा, दृग उर्झत टूटत कुटुम्ब, जुरत चतुर्चित प्रीत, परति गांठ दुर्जन हिये, दई नई हरीत। इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें असंगति अलंकार है। चूँकि जहाँ पर कार्य कारण जो होता है वो अलग अलग स्थान पर होता है, वहाँ पर असंगति अलंकार होता है। क्लियर। तो चर्चा करेंगे हम अलंकारों पर विस्तार से। मैं अलंकार पर पूरा समझाऊंगा, अलंकार किसे कहते हैं, पूरी परिभाषा, और हर एक अलंकार पर चर्चा करूंगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार है, पंक्तियों में अंत्यानुप्रास है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से किस आचार्य ने काव्य में अलंकारों को सर्वोपरि महत्व दिया है। तो किसने दिया है भाई, अलंकारों को सर्वोपरि महत्व किसने दिया है, तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दंडी, भामा, उद्भट, इन तीनों ने दिया है। ठीक है, दंडी, भामा और उद्भट, इन सभी लोगों ने काव्य में अलंकारों को सर्वोपरि महत्व दिया है। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा देंगे, उपरोक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। काव्यम ग्राह्याम अमंगल करात सौंदर्यम अलंकारः, यह कथन किस आचार्य का है। ये कथन किसका है भाई, ये कथन किसका है, फटाफट से आप बताएंगे। ये कथन है आचार्य वामन का। ठीक है, क्या ये कथन आप देखेंगे, काव्य ग्राह्य अमंगल करात सौंदर्यम अलंकारः, बताएं ये किसने कहा था। ये अलंकार की परिभाषा को देते हुए आचार्य वामन ने कहा था। ये बात ध्यान रखिएगा, किसने कहा था, आचार्य वामन ने कहा था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और रीतिवादी जो है आचार्य हैं वामन, लेकिन ये गुणवादी आचार्य हैं मुख्य रूप से। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर। आगे बढ़ा जाए। गुण जो होते हैं, इन्होंने कहा कि गुण काव्य की शोभा उत्पन्न करते हैं और अलंकार उस शोभा में वृद्धि होता है। क्लियर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नवल सुंदर श्याम शरीर की, नवल नीरद सी कल कांति की, इसमें उपमा अलंकार का कौन सा उपभेद है। देखिए, उपमा अलंकार का भेद मैंने आपको बताया था। उपमा अलंकार कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है उपमा। ठीक है, तो 3 प्रकार की उपमा में एक होता है कौन सा भाई उपमा, 3 प्रकार की उपमा में होता है एक मालोपमा, एक उपमेय उपमा और एक अनव्य उपमा। ठीक है, तो इसमें कौन सा उपमा है भाई, फटाफट से आप बताएंगे। नवल सुंदर श्याम शरीर की, नवल नीरद की कल कांति थी। तो ये इसमें आप देखिएगा कौन सा अलंकार पड़ेगा आपका, इसमें आपका अलंकार कौन सा पड़ेगा, इसमें अलंकार होगा आपका पूर्ण उपमा। ठीक है, ये बात ध्यान दें, कौन सा उपमा होगा इसमें पूर्ण उपमा है। मतलब इसमें क्या है, उपमा का मतलब होता है तुलना करना। ठीक है, यानी जिसका वर्णन किया जाए वो और उसे उपमेय मतलब उपमेय और उपमा दी जाए जिसको, या जिससे उपमा दी जाए। ठीक है, उसे ही उपमान कहते हैं। और उपमान अलंकार मतलब उपमा अलंकार में जैसे कि आप देखते हैं, श्री कृष्णचंद्र जी बादल के समान काले थे। यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो उपमेय है और बादल का क्या है, बादल उपमान है। तो ठीक है, उपमान और उपमेय, तो श्री कृष्ण भगवान की तुलना, श्री कृष्ण भगवान जो है बादल के समान काले थे, तो बादल जो है उपमान है और श्री कृष्ण भगवान उपमेय है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो यहाँ पर कौन सी उपमा है भाई, यहाँ पर आपकी पूर्ण उपमा है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकरान प्रचक्षते, अर्थात काव्य को सौंदर्य प्रदान करने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। यह उक्ति किस आचार्य की है, फटाफट से आप बताएंगे। ये किसने कहा था, बताएं। काव्य शोभा
शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये किसने कहा था? जो है अलंकार की परिभाषा को देते हुए ये बात किसने कही थी? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताइएगा सभी लोग भाई, ये किसने कहा था? आचार्य वामन, दंडी, या फिर भामा, या फिर उद्भट, किसने कहा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो चूंकि यही परीक्षा में आपके प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, क्लियर, तो ध्यान रखेंगे। आचार्य दंडी का एक कथन है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मान करके रस का महत्व गौण कर दिया है? तो किसने ऐसा किया है? किसने ऐसा किया भाई? तो उनका नाम है आचार्य भामा, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूँकि जब भामा जो है आए काव्य शास्त्र में, तो उस समय आचार्य भरत मुनि जो थे उनका रस सिद्धांत बड़ा फेमस था, और रस सिद्धांत या रस को काव्य की आत्मा माना जा रहा था। लेकिन जब आचार्य भामा आते हैं और अलंकार को जो है काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं और अलंकार संप्रदाय का परिवर्तन करते हैं, तो रस संप्रदाय जो होता है कहीं ना कहीं पे वो थोड़ा सा गौण पड़ जाता है, या गौण मान करके अलंकार संप्रदाय को परिवर्तित करते हैं। अगला प्रश्न, जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रयुक्त प्रस्तुत के वर्णन का अप्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है भाई? जहाँ समानार्थक विशेषणों के द्वारा या से प्रस्तुत के वर्णन के द्वारा अप्रस्तुत बोध का वर्णन करवाया जाता है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर होता है समासोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है, ये बात ध्यान रखें। कैसा कौन सा अलंकार होता है भाई? वहाँ पर समासोक्ति अलंकार होता है, क्लियर। समासोक्ति अलंकार आप सभी लोग जानते होंगे समासोक्ति अलंकार के बारे में, ठीक है। चर्चा करेंगे हम अलंकारों पर, जब चर्चा करेंगे तो विस्तार से अलंकार के बारे में बताएंगे। समासोक्ति अलंकार क्या है, ठीक है, संदेह अलंकार क्या है, अतिशयोक्ति क्या है, ठीक है, और इसके अलावा अन्योक्ति अलंकार कौन सा है, संगति अलंकार कौन सा है, ठीक है, सारी चीज़ों पर मैं चर्चा करूँगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, प्रश्न है, आचार्य वामन से पूर्व रीति के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होता था? तो आचार्य वामन से पहले रीति के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग होता था भाई? फटाफट से बताएंगे। अच्छा, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रीति सिद्धांत जो है उसके प्रवर्तक कौन है भाई? उसके प्रवर्तक हैं आचार्य जो है वामन, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, उससे पहले रीति को क्या बोलते थे? तो आचार्य वामन से पहले या पूर्व उनसे रीति के स्थान पर जो शब्द का प्रयोग किया जाता था उसका मतलब होता था मार्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, आचार्य वामन ने काव्य का मुख्य आधार क्या माना है? तो आचार्य वामन ने जो है काव्य का मुख्य आधार क्या माना है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीति यानी गुण को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पांचाली रीति में कौन सा गुण होता है? तो पांचाली रीति में कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण, ओज गुण या माधुर्य गुण? तो पांचाली रीति में प्रसाद गुण पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो आपने रीति का नाम जरूर सुना होगा। रीति को लेकर के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग टिप्पणियाँ करी हैं, इस पर भी चर्चा करूँगा मैं जल्दी, ठीक है। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं, और रीति को काव्य का मुख्य आधार मान करके रीति का आधार गुण यानी कि विशेषो गुणोत्तमा की स्वीकारती, मतलब कि इन्होंने गुण को ही रीति माना है कि जो काव्य में गुण होते हैं उसी गुणों को एक प्रकार से, अच्छा, काव्य की आत्मा भी रीति को बताया, जो खास करके जो काव्य में जिस काव्य में गुण होते हैं उसको एक प्रकार से इन्होंने क्या बताया कि गुण अगर नहीं है, गुण विहीन काव्य है, उसमें अगर उसकी कोई क्वालिटी नहीं है तो फिर वो काव्य उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो रीति का सीधा सा मतलब होता है इनके गुण, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, क्लियर। पहली बार रीति शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था, आचार्य वामन ने, ठीक है, और रीति को परिभाषित भी किया इन्होंने, ये बात ध्यान रखिएगा। और आचार्य वामन ने 3 रीतियों के बारे में बताया था। कितनी रीति बताई थी आचार्य वामन ने? 3 रीति। एक रीति है वैदर्भी रीति, और एक रीति है आपकी गौड़ी रीति, और एक रीति है आपकी पंचाली रीति। तो ये 3 रीतियाँ हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। वैदर्भी रीति में क्या होते हैं? सभी गुण पाए जाते हैं। रुद्रट कहते हैं वैदर्भी रीति के संदर्भ में कि जो है वैदर्भी रीति सुकुमार और कोमल गुणों से मुक्त होने के कारण से श्रृंगार करुण और मतलब श्रृंगार और करुण रसों से विद्यमान होती है। गौड़ी रीति की अगर बात की जाए तो इसमें ओज और कांति 2 गुण मिलते हैं, और खास करके और भी जैसे रौद्र, वीर, भयानक, इन सभी रसों की उत्पत्ति रहती है गौड़ी रीति में।
पांचाली रीति की अगर बात की जाए तो इसमें प्रसाद गुण होता है और इस रीति की रचना सबसे सरल होती है और बिना अधिक प्रयास के समझ में भी आ जाती है प्रसाद गुण वाली, यानी कि जो पांचाली रीति होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने थोड़ा सा रीति के बारे में समझा कि रीति होती क्या है। अब थोड़ा सा प्रश्नों पर हम फोकस कर लेंगे। देखिए प्रश्न है आपका, आचार्य बामन ने निम्न में से कौन सी रीति का उल्लेख किया है, बताएं। तो आचार्य बामन ने किस रीति का उल्लेख किया है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आचार्य बामन ने कि कौन सी रीति का उपयोग किया है, तो आचार्य जो है बामन जो है वो तीनों रीतियों का प्रयोग करते हैं, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली, तीनों का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, असंगत कथन चुनिए इनमें से। असंगत कौन सा है, असंगत कथन कौन सा इनमें से भाई। देखिए भरत मुनि ने रीति के लिए काव्य मार्ग शब्द का प्रयोग किया, गलत है ये बात। बामन ने रीति को काव्यात्मक घोषित किया, रीतिरात्मा काव्यस, बिल्कुल ठीक है। सर्वप्रथम बामन ने रीति शब्द का प्रयोग करते हुए इसका स्पष्ट लक्षण बताया। भामा ने रीति का विवेचन काव्य भेद के अंतर्गत किया, बिल्कुल ठीक है। तो ये तीनों ठीक हैं। बा, सा और दा करेक्ट आंसर। जो असंगत है वो भरत मुनि ने रीति के लिए काव्य मार्ग का प्रयोग किया, ये गलत है। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आ। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में। प्रश्न है, सर्वप्रथम किस आचार्य ने गुण को रीति के नियामक रूप में मान्यता प्रदान की थी, बताएं। तो किसने की है, सर्वप्रथम किस आचार्य ने गुण को रीति के नियामक रूप में मान्यता प्रदान करी है, तो उनका क्या नाम है भाई, उन विद्वान का क्या नाम है, तो उन विद्वान का नाम है आचार्य दंडी। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, आचार्य बामन के अनुसार विशिष्ट पद रचना ही रीति है जो काव्य की आत्मा है, या पदों की विशिष्टता का कारण गुण है यानी विशेषो गुणात्मा, या काव्य की शोभा करने वाला धर्म अलंकार नहीं गुण है, या फिर जैसे चित्र रेखाओं का समन्वय होता है वैसे ही रीतियाँ भी काव्य गुणों का समन्वय करती हैं। अब इन चारों पदों में से ठीक है, यहाँ पर सही कूट का आपको चयन करना है कि इनमें से कथन में से, अब ये जो सारे कथन हैं ये कौन कौन से कथन सही हैं उनको आपको यहाँ पर ढूंढना है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये सारी चीज़ें जो बताई गई हैं ये बिल्कुल सही बातें हैं, तो ऑप्शन नंबर आप लगा देंगे। उपयुक्त सभी जो है बातें जो है वो सही लिखी हुई हैं आचार्य बामन के संदर्भ में। विशिष्ट पद रचना ही रीति है जो काव्य की आत्मा है। पदों की विशिष्टता का मुख्य कारण गुण है, विशेषो गुणात्मा। काव्य की शोभा करने वाला धर्म अलंकार नहीं बल्कि गुण होता है। जैसे चित्र रेखाओं का समन्वय होता है वैसी ही रीतियाँ भी काव्य गुणों का समन्वय हैं। तो ये एक प्रकार से आचार्य बामन के चारों कथन बिल्कुल ठीक है उनके संदर्भ में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। बताइए निम्न में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है, इनमें से फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। आचार्य विश्वनाथ का कौन सा कथन इनमें से नहीं भाई, फटाफट से आप बताइएगा। रस अखंड है, रस स्वाप्रकाश है, या प्रश्न अगला है आपका रस वेदांतर स्पर्श है, या ऑप्शन अगला है आपका रस अपने आकार से भिन्न रूप से आस्वादित किया जाता है। फटाफट से आप बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है भाई, तो कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, यानी रस अपने आकार से भिन्न रूप से आस्वादित किया जाता है। ये जो है आचार्य विश्वनाथ ने नहीं कहा था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीनों उनके बिल्कुल करेक्ट आंसर हैं, ऊपर वाले तीनों सही हैं। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन सा रस का अवयव नहीं है इनमें से। तो रस का अवयव नहीं है, ठीक है, विभाव, भाव, अनुभाव या संचारी भाव। तो बताएं रस का कौन सा अवयव इनमें से नहीं है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। देखिए भाव जो होता है ये रस का अवयव नहीं है, बाकी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव ये जो हैं वो रस के अवयव होते हैं। क्योंकि विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जो है निम्न में से भाव जो है वो रस का अवयव नहीं है। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, भरत मुनि के अनुसार भावों की संख्या कितनी है। तो भरत मुनि भावों की संख्या कितनी बताते हैं भाई, भरत मुनि जो है भावों की संख्या 49 भावों के बारे में भरत मुनि बताते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। कौन बताता है, आचार्य भरत मुनि बताते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। भावों की संख्या कितनी बताते हैं भरत मुनि, तो भरत मुनि भावों की संख्या कितनी बताते हैं भैया, 49 भावों के बारे में आचार्य भरत मुनि बताते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, जो आप लोग पढ़ते हैं विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोग आदि रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव यानी संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये कथन आचार्य भरत मुनि के द्वारा ही दिया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके,
आगे बढ़ा जाए और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बड़े ही अच्छे तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे रस सिद्धांत के बारे में। अच्छा, रस सिद्धांत में बताएं तो रस के कई अंग होते हैं। रस के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं। पहला होता है अस्थाई भाव, दूसरा होता है विभाव, तीसरा होता है अनुभाव और चौथा होता है संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या 33 है। ठीक है। अस्थाई भाव जो होते हैं वो रस के भेदों के साथ ही इसके भेद आते हैं। विभाव जो होते हैं 2 होते हैं, एक आलम्बन विभाव और एक उद्दीपन विभाव। अनुभाव की बात की जाए तो एक कायिक यानी आंगिक अनुभाव होता है, एक वाचिक अनुभाव, एक आहार्य अनुभाव और एक सात्विक अनुभाव होता है। ठीक है, ये बात ध्यान। सात्विक अनुभाव कई प्रकार का होता है। एक स्तंभ जो है सात्विक, एक स्वेद जो है सात्विक, एक रोमांच, एक केप, एक वैवर्ण्य, एक अश्रु और एक प्रलय। तो ये सब होते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। चर्चा करते रहेंगे चीज़ों पर। संचारी भावों की बात की तो 33 संचारी भाव हैं, जैसे कि निर्वेद, शंका, ग्लानि, विषाद, हर्ष, लज्जा, श्रम, घृति। ठीक है, जड़ता, भय, उग्रता, चिंता, शंका, त्रास, ईर्ष्या, अमर्ष, गर्व, मति, घृति, आजूया, मोह, गर्भ, उत्सुकता, आवेग, स्मृति जो है, और विबोध, क्रीड़ा, अप्रलाप, आलस्य, वितर्क, अवहित्या। ठीक है, व्यधि मतलब व्याधि और निद्रा। ये जो है ये एक प्रकार से 33 संचारी भाव होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। और रस कितने होते हैं? रस जो होते हैं वो मुख्य रूप से 11 प्रकार के होते हैं। पहला रस होता है श्रृंगार, फिर दूसरा हास्य, तीसरा करुण, चौथा रौद्र, पांचवा भयानक, छठवां वीर, सातवां विभत्स, आठवां अद्भुत, नौवां रस होता है शांत और 10वां है वात्सल्य और 11वां रस है भक्ति रस। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। चले आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है साधारणीकरण का संस्थापक आचार्य कौन है? साधारणीकरण के संस्थापक आचार्य कौन है इनमें से? बताएं भाई। तो इनमें से आचार्य विश्वनाथ जो है वो साधारणीकरण के संस्थापक आचार्य हैं। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, साधारणीकरण के कौन है? अच्छा, उत्पत्तिवाद के जो है व्याख्याता आचार्य कौन है? भट्ट लोलट जो है उत्पत्तिवाद के हैं। अनुमितिवाद के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो आचार्य शंकुक का नाम आप लगाएंगे। मुक्तिवाद की बात करेगा तो भट्टनायक ने मुक्तिवाद की परंपरा शुरू करी है। अभिव्यक्तिवाद की बात की है तो आचार्य अभिनव गुप्त जो हैं वो अभिव्यक्ति की बात करते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, और ख़ास करके अगर बात की साधारणीकरण की तो आचार्य विश्वनाथ भी साधारणीकरण की बात करते हैं। और हिंदी में आप देखिएगा तो आचार्य शुक्ल जो है वो भी साधारणीकरण के सिद्धांत की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साधारणीकरण के कारण सहृदय का आश्रय से तादात्म्य हो जाता है और वह इस प्रकार देव, महापुरुष आदि विशिष्टों के कार्यों, अनुभूतियों के आस्वादन में समर्थ हो जाता है। यह मान्यता किस आचार्य की है? फटाफट से आप बताएंगे। तो यह मान्यता किसकी है भाई? ये मान्यता किसकी है? ये मान्यता है आचार्य विश्वनाथ की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। साहित्य दर्पणकार हैं, साहित्य दर्पण के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारणीकरण कवि की अनुभूति का हाते है। यह मत किसका है? बताएं। साधारणीकरण कवि की अनुभूति का हाते है। ठीक है, यह मत किसका है? यह मत किसका है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। यह मत है डॉक्टर नगेंद्र का। ऑप्शन नंबर सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, विभाव, अनुभव, व्यभिचारी, संयोग, आदर्श, निष्पत्ति सूत्र किस ग्रंथ में दिया गया है? तो ये ग्रंथ किस ग्रंथ में दिया गया भैया? नाट्य शास्त्र में दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आचार्य भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, बीभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है? तो सॉरी, बीभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है भाई? बीभत्स रस का अस्थाई भाव जुगुप्सा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी व्यभिचारी भावों के अंतर्गत गणना की जाती है? तो व्यभिचारी भावों के अंतर्गत किसकी गणना की जाती है भाई? देखिए, निर्वेद, घृति, हर्ष, ये 33 संचारी भावों की बात होती है। संचारी भाव और व्यभिचारी भाव का मतलब एक ही होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखेंगे और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। चलें, अगला प्रश्न है, आचार्य कुंतक ने निम्न में से किसको वक्रोक्ति का भेद माना है? वर्ण विन्यास वक्रता या पद पूर्वार्ध वक्रता या वाक्य वक्रता या फिर उपरोक्त तो सभी? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका भाई? बताइए। आचार्य कुंतक ने निम्न में से किसको वक्रोक्ति का भेद माना है? अच्छा, आचार्य कुंतक जो हैं वो किसके प्रणेता हैं भाई? आचार्य कुंतक जो हैं वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो प्रश्न क्या पूछा गया आपसे? प्रश्न पूछा गया कि आचार्य कुंतक ने निम्न में से किसको वक्रोक्ति का भेद माना है? तो आचार्य कुंतक जो है वो इन तीनों को
वक्रोक्ति का भेद मानते हैं। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आचार्य भामा का वक्रोक्ति के विषय में क्या मत है। तो आचार्य भामा वक्रोक्ति के संदर्भ में क्या कहते हैं भाई। आचार्य भामा का जो मत है इनमें से वो मत है लोक व्यवहार से भिन्न अतिशयोक्ति। ये आचार्य भामा ने वक्रोक्ति के बारे में बताया। अगला क्वेश्चन है, रुद्रट का वक्रोक्ति के संबंध में क्या मत है। रुद्रट जो है वक्रोक्ति के संबंध में क्या बातें करते हैं। रुद्रट जो है वो वाणी चातुर्य की बात करते हैं वक्रोक्ति के संबंध में, कहते हैं वाणी चातुर्य होता है वक्रोक्ति। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है भाई। क्रौंचे, आनंदवर्धन या आचार्य वामन। तो अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक जो हैं वो कौन है, जो है बेने देते क्रोचे हैं, पाश्चात्य विचारक हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, वक्रोक्ति सिद्धांत के संस्थापक कौन है। तो आप बताएंगे आचार्य कुंतक हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखिए। अच्छा, आचार्य कुंतक का कौन सा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने वक्रोक्ति के बारे में बताया है। तो उनका ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम, ठीक है, जिसमें उन्होंने सारी चीज़ों के बारे में बताया है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से वक्रोक्ति मुख्य रूप से जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बना, एक शब्द है वक्र और दूसरा है उक्ति। वक्र का मतलब होता है टेढ़ी, उक्ति मतलब टेढ़ी और उक्ति मतलब उक्ति तो होती है। इसका मतलब क्या होता है, टेढ़ी उक्ति या टेढ़ा कथन या ऐसी उक्ति जो सामान्य से अलग हो। टेढ़ा कथन जिसमें लक्षणा शब्द शक्ति हो। जन सामान्य में इसका अर्थ होता है वाक छल अथवा हास परिहास के लिए कहीं कहीं व्यंग्यपूर्ण बातें की जाती, कटाक्ष की बातें की जाती हैं। यानी किसी भाव को सीधे स्पष्ट शब्दों में ना कह करके घुमा फिरा करके सुंदर ढंग से अभिव्यक्त करना ही एक प्रकार से वक्रोक्ति होता है। सामान्य शब्दों में अगर बताएं आपको तो वक्रोक्ति जो होता है वह अभिव्यंजना शक्ति होती है जो सामान्य बात को भी चमत्कार पूर्ण तरीके से हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है। ठीक है, तो वो होती है वक्रोक्ति। क्लियर, ध्यान रखेंगे इस बात को। वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति को काव्य को जीवित या जीवित तत्व या आत्मा मानते हैं कौन। ये मानते हैं वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार यानी कि आचार्य कुंतक। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, वक्रोक्ति काव्य का अपूर्व अलंकार और विचित्र अभिधा है, यह मान्यता किस आचार्य की है। फटाफट से आप बताएंगे। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना ये तीन शब्द शक्तियाँ होती हैं। अब प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पर कि वक्रोक्ति काव्य का अपूर्व अलंकार का विचित्र अलंकार और विचित्र अभिधा है, यह मान्यता किस आचार्य की है। तो यह मान्यता है किसकी भाई, यह मान्यता है आचार्य विश्वनाथ की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस आचार्य ने वक्रोक्ति के अभाव में काव्य को कथन समुदाय मात्र या वार्तालाप ही माना है। तो कौन जो है अगर वक्रोक्ति को हटा दे काव्य से तो काव्य मात्र कथन या एक प्रकार से कथन समुदाय मात्र या वार्तालाप मात्र ही रह जाएगा। तो ऐसा कौन मानता है, ऐसा आचार्य भामा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना। तो जो है वक्रोक्ति को शब्दालंकार कौन मानता है, रुद्रट जो कहते हैं जो वक्रोक्ति होती है ये अर्थालंकार होती है, सॉरी शब्दालंकार होती है। जबकि इसको अर्थालंकार कहने वाले विद्वान कौन है, दंडी, क्षेमेंद्र, आनंदवर्धन या फिर वामन। तो इसको जो है जो आचार्य वामन है वो अर्थालंकार मानते हैं। आचार्य वामन इसको अर्थालंकार मानते हैं वक्रोक्ति को, जबकि रुद्रट इसको शब्दालंकार मानते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है। तो वक्रोक्ति संप्रदाय के घोर विरोधी रहे हैं आचार्य विश्वनाथ। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखेंगे और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा, लाइक भी करते रहिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, औचित्य सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। फटाफट से आप बताएंगे औचित्य सिद्धांत के जन्मदाता कौन है। औचित्य सिद्धांत की अगर बात की जाए, बताएं भाई औचित्य सिद्धांत के प्रणेता कौन है। सबसे पहले जानिए औचित्य सिद्धांत के प्रणेता जो हैं वो एक प्रकार से उनकी अगर बात की जाए तो औचित्य रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, मतलब कि रस सिद्धि काव्य का प्राण औचित्य होता है। ये बातें इसके बारे में कही जाती हैं और औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आचार्य क्षेमेंद्र, उन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर, औचित्य का मतलब क्या होता है, औचित्य शब्द का अर्थ होता है उचित का भाव। ठीक है, मतलब ही उचितस्य भावः औचित्यम, मतलब उचित का भाव ही औचित्य है। और उचित शब्द उच्च धातु में कितिन प्रत्यय लगा करके बनाया गया है। इसका मतलब होता है बोला हुआ या एकत्र किया हुआ। लाक्षणिक अर्थ है विवेक और संभाषण। और कोषगत अर्थ अगर देखें तो इसका मतलब औचित्य का अगर किसी डिक्शनरी के हिसाब से अगर देखेंगे तो औचित्य का मतलब होता है योग्य,
ठीक है, या विदित, जानकार, या प्रचलित, या सर्वमान्य, ठीक है, या स्वाभाविकता। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। आचार्य छेमेन ने उचित शब्द का अर्थ अनुरूप माना है। जो वस्तु जिसके अनुकूल होती है उसे प्राचीन आचार्यों ने उचित कहा है, अर्थात उचित का भाव ही औचित्य होता है। क्या उचित है वही औचित्य है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। प्रत्येक वस्तु का उचित मात्रा में उपयोग ही औचित्य होता है। जैसे किसी भी चीज़ का अगर आप बहुत ज़्यादा कर देंगे तो बेकार लगेगा, तो इसीलिए हर चीज़ औचित्य में अगर होगी, उचित मात्रा में होगी तो ठीक रहेगा। जिस प्रकार किसी वस्तु का उचित अनुपात पदार्थ, स्थान अथवा दृश्य में सुंदरता को जन्म देता है, ठीक उसी प्रकार से काव्य में अगर उचित अलंकारों का प्रयोग होगा तो काव्य अच्छा दिखेगा, उचित ध्वनि का प्रयोग होगा, उचित रीति का प्रयोग होगा, उचित रस का प्रयोग होगा, तो एक प्रकार से वो उसमें सौंदर्य अच्छा लगेगा। अगर उसमें ज़्यादा चीज़ें, अगर आप केशवदास की तरह के से ज़्यादा अलंकारों का प्रयोग, ज़्यादा छंदों का प्रयोग कर देंगे तो भी दिक्कत की बात है। अगर आप ना उसमें प्रयोग ही नहीं करेंगे कबीरदास की भांति तो फिर दिक्कत की बात है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे औचित्य जो सिद्धांत है ये यही बताता है कि काव्य में उचित मात्रा में अलंकार, रस, छंद, इन सभी का प्रयोग होना चाहिए। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही चीज़ें, आगे बढ़ा जाए और भी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो औचित्य सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? तो प्रश्न पहला यही पूछा गया। तो औचित्य के सिद्धांत के जो है प्रणेता कौन है? आचार्य छेमेंद्र हैं। आनंदवर्धन जो है ध्वनि संप्रदाय से रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखेंगे। आचार्य भरत मुनि की बात की तो रस सिद्धांत के प्रणेता आचार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, आचार्य छेमेंद्र ने औचित्य के कितने भेद माने हैं? तो आचार्य छेमेंद्र जो है औचित्य के कितने भेद मानते हैं? औचित्य के 25 भेद मानते हैं आचार्य छेमेंद्र। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, आचार्य भट्ट लोलट ने महाकाव्य के विभिन्न तत्वों का उल्लेख करते हुए किस औचित्य पर बल दिया है? तो किस औचित्य पर बल देते हैं आचार्य भट्ट लोलट? तो वो बताएं किस औचित्य पर बल देते हैं? तो वो रसानुकूल औचित्य पर बल देते हैं आचार्य भट्ट लोलट, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम, यह उक्ति किस आचार्य की है? यह उक्ति किसकी है भाई? यह उक्ति आचार्य छेमेंद्र की है, स्वयं की। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है ये। अगला प्रश्न है, औचित्य के महत्व को केवल गुण दोष के स्वरूप की पहचान तक मानने वाले आचार्य कौन से हैं? बताएं। तो औचित्य के महत्व को केवल गुण दोष के स्वरूप तक की पहचान तक मानने वाले जो आचार्य हैं वो कौन है? तो उन आचार्य का नाम क्या है? उन आचार्य का नाम है आचार्य मम्मट। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आप देखिएगा, आचार्य भट्ट लोलट ने महाकाव्य के विभिन्न तत्वों का उल्लेख करते हुए किस औचित्य पर बल दिया है? पद औचित्य, रसानुकूल औचित्य, वाक्यगत औचित्य, या प्रबंधार्थ औचित्य? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो आचार्य भट्ट लोलट ने महाकाव्य के विभिन्न तत्वों का उल्लेख करते हुए उन्होंने किस औचित्य की बात करी है? तो उन्होंने रसानुकूल औचित्य की बात करी है। किसकी बात करी भाई? उन्होंने, प्रश्न क्या है आपका? हाँ बिल्कुल, आचार्य भट्ट लोलट ने महाकाव्य की विभिन्न तत्वों का उल्लेख करते हुए किस औचित्य पर बल दिया है? तो रसानुकूल औचित्य पर बल दिया है। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य छेमेंद्र ने काव्य के विविध अंगों के रूप औचित्य विचार चर्चा में कौन सा प्रमुख भेद माना है? तो बताएं। आचार्य छेमेंद्र की रचना है औचित्य विचार चर्चा। तो औचित्य विचार चर्चा में उन्होंने एक प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि आचार्य छेमेंद्र ने काव्य के विविध अंगों के अनुरूप औचित्य विचार चर्चा में कौन सा प्रमुख भेद माना है? पद औचित्य, वाक्यगत औचित्य, या गुणगत औचित्य, या फिर ये सभी औचित्य? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी औचित्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, चारुत्व प्रवाह में जो स्थान वक्रोक्ति का है वही स्थान अनुभूति प्रवाह में औचित्य का है, ये कथन किसका है? तो चारुत्व प्रवाह में जो स्थान वक्रोक्ति का है वही स्थान अनुभूति प्रवाह में औचित्य का है, ये कथन जो कहा था, ये कथन कहा था किसने? विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने कथन कहा था। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, नंद ब्रज लीजय ठो की बजाय, इस पंक्ति में ठो की बजाय में किसी विशिष्ट अर्थ की व्यंजना हुई है, इसमें कौन सा औचित्य का भेद स्पष्ट हुआ है? रसोचित्य, या फिर जो है क्रिमाप औचित्य, या गुणगत औचित्य, या फिर वाक्यगत औचित्य? नंद ब्रज लीजय ठो की बजाय, इसमें ठो की बजाय में जो है किस व्यंजना की बात की जा रही है? ठो की बजाय में इसमें जो है क्रिमाप औचित्य की बात की जा रही है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट से आप बताएंगे भाई, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। काव्य गुण, काव्य गुण होता क्या है? काव्य गुण की अगर बात किया है तो काव्य में सौंदर्य तथा अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उसी को हम काव्य का गुण कहते हैं। काव्य में आकर्षण, प्रवाह, ओज और चमत्कार उत्पन्न करने वाले तत्वों को गुण कहा जाता है। ठीक है, और आपको बता दूं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व जो होते हैं वही गुण होते हैं। जैसे काव्य शोभायाः जो होता है, कर्ता से धर्मो गुणः। ठीक है, तो काव्य शोभायाः और कर्ता से धर्मो गुणा तक एक प्रकार से काव्य गुण होता है। काव्य गुण की बात की है तो जिस प्रकार से मनुष्य में शूरवीरता, सच्चरित्रता, उदारता, करुणा, परोपकार, ये सब मानवीय गुण होते हैं, उसी प्रकार से काव्य में भी गुण होते हैं, खास करके प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 3 प्रकार के गुण होते हैं ये, जो कि एक प्रकार से काव्य में पाए जाते हैं। प्रसाद गुण की बात की है तो प्रसाद गुण का शाब्दिक अर्थ होता है स्वच्छता, स्पष्टता और निर्मलता। तो जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय खिल जाता है, हृदय में शांति का एहसास होता है, उसको आप प्रसाद गुण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हे प्रभु ज्ञानदाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, न रहो न निराश करो मन को, काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास सही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो ये सब एक प्रकार से क्या है, इन सभी में आप देखेंगे तो प्रसाद गुण है। प्रसाद गुण की बात की है तो सीधा सरल होता है और जिसको पढ़ने से हृदय खिल जाता है, हृदय में शांति का एहसास होता है, वो प्रसाद गुण होता है। क्लियर, ये बात है। प्रसाद गुण सरल शब्दावली की रचना होती है। ठीक है, दूसरा जो गुण होता है वो होता है आपका माधुर्य गुण। माधुर्य गुण जो होता है तो जिस गुण के कारण सुनने वाले के मन में मधुरता का भाव जन्म लेता है वह गुण माधुर्य गुण होता है। ठीक है, यह गुण श्रृंगार रस, खास करके शांत रस, करुण रस, इन सभी में आता है। ठीक है, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ करके मन में श्रृंगार, करुणा, शांति का भाव उत्पन्न होता है वह माधुर्य गुणयुक्त रचना कहलाती है। ठीक है, हृदय को हृदय को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल कांत पदावली माधुर्य गुण से परिपूर्ण कहलाती है। जैसे कि अगर मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊं, जैसे बिन गोपाल बैरिन भाई कुंजय, और तब ये लता लगत ये शीतल, अब भाई विषम ज्वाल की पुंजय। तो ये इन सभी पंक्तियों में आप देखते हैं इसमें माधुर्य गुण है। ठीक है, इसके अलावा बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत नयना बने विशाल, बसो मोरे नयनन में नंदलाल। तो इसमें आप देखते हैं माधुर्य गुण है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का आंचल डोल रहा। ठीक है, इसमें भी आप देखते हैं कौन सा है, माधुर्य गुण है। ठीक है, और तीसरा होता है ओज गुण। ओज गुण की बात की तो ओज का मतलब होता है तेज, प्रताप, दीप्ति। यानी जिस काव्य को पढ़ने या सुनने में हृदय में क्या होता है, ओज उत्पन्न होता है, उमंग उत्पन्न होता है, वो एक उत्साह का संचार होता है। तो ओज गुण प्रधान काव्य अगर आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर ऐसा होगा, मतलब कि ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ करके मन में जोश, ओज, वीरता, उल्लास की भावना जागे, वही होता है वीर रस। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, वीर जो है वीर रस का संचार हो वही ओज गुण से संपृक्त रचना मानी जाती है। और जैसे कि आप आचार्य भिखारी दास के ओज गुण वाले एक उनकी रचना, एक उनका वो है, वो कहते हैं कि उद्धत अक्षर जह मेरे, सा काटा युक्ति मिल आए, और तहीं ओज गुण कहते हैं जे प्रवीण कबीराए। ओज गुण का उदाहरण के रूप में अगर आप एक देखना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि देशभक्त वीरों के मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की बेदी पर करना होगा। तो ये, या इसी प्रकार से वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। ठीक है, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। तो ये होता है इसमें वीर, मतलब क्या है, इसमें ओज गुण है। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। ओज के कवि किसको कहते हैं, तो ओज का कवि जो है दिनकर जी को ओज का कवि कहा जाता है, चूँकि उनमें ओज के गुण बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, आगे देखें तो ये गुणों के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्रश्न है, काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है, फटाफट से आप बताएंगे। रुद्र, दंडी, वामन या अप्पय दीक्षित। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आचार्य दंडी जो है काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है, श्लेष, समाधि, माधुर्य या शक्ति। देखिए, तो काव्य गुण इनमें से कौन सा नहीं है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इनमें से काव्य का गुण जो है वो शक्ति नहीं है। ठीक है,
बाकी ये है। शक्ति जो है काव्य का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, अगला प्रश्न है आनंदवर्धन के अनुसार माधुर्य गुण में चिंद द्युति, ओज गुण में चित्त दीप्ति और प्रसाद गुण में चिंत व्याप्ति कौन मानते हैं? तो भाई माधुर्य गुण में चिंत द्युति, ओज गुण में चिंत दीप्ति और प्रसाद गुण में चिंत व्याप्ति होती है, ये कौन मानता है? ये मानते हैं भाई आचार्य मंमट। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, जिस गुण के कारण सुनने वाले के मन में मधुरता का भाव जन्म लेता है वह कौन सा गुण होता है? तो उस गुण को हम क्या बोलते हैं? उस गुण को मैंने आपको बताया था, उसको गुण को बोलेंगे माधुर्य गुण। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय खिल जाए, हृदय में शांति का एहसास हो, उस गुण को हम क्या बोलते हैं? तो उस गुण को हम बोलते हैं प्रसाद गुण। ऑप्शन नंबर बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरल शब्दों में हो। अगला प्रश्न है, आचार्य भामा ने कितने गुणों का उल्लेख किया है? तो आचार्य भामा ने मुख्य रूप से अगर बात करें तो 3 प्रकार के गुणों के बारे में बताया है। वो 3 गुण यही हैं, ठीक है, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा। ठीक है, अब आपको बता दूं कि जो अगली वीडियो होगी उसमें हम आगे के प्रश्नों को बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसमें और भी तमाम सारे प्रश्नों को हमने रखा है, तो उसमें हम चर्चा करते रहेंगे, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हालांकि आप कहें तो एक मैं और पढ़ा दे रहा हूँ। चलें, एक स्लाइड की ओर पंक्तियाँ हो जाए, काव्य दोष को भी जान लेते हैं। देखिए, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, काव्य दोष से रिलेटेड है। देखिए, इसको समझ लेते हैं इस स्लाइड के प्रश्नों को, फिर उसके बाद में हम देखिए अब लगभग आपकी 2 से 3 वीडियो या 3 वीडियो होंगी जिसमें हम सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को कवर कर पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस आपका कर दिया गया है। भारतीय काव्य शास्त्र से भी प्रश्न आएंगे, पाश्चात्य काव्य शास्त्र से भी आएंगे और पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों के सिद्धांतों से प्रश्न आएंगे, भारतीय काव्य शास्त्रियों के सिद्धांतों से प्रश्न आएंगे और उसके बाद में हिंदी आलोचना से आएंगे। तो बहुत बड़ा सिलेबस है पेपर 1 का, ये बात ध्यान रखिएगा। लगभग 1 साल में अगर आप पढ़ेंगे तो भी नहीं खत्म होगा, मतलब 1 साल में पढ़ने के लिए सिलेबस है पूरा का पूरा, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र ही एमए के सिलेबस में बता दूं, बीएचयू का सिलेबस जो है एमए का केवल है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, 4-5 लोग ही संकलित हैं उसमें। इसी प्रकार से भारतीय काव्य शास्त्र एमए के एक पेपर में, पाश्चात्य काव्य शास्त्र दूसरे पेपर में, ऐसे पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक ही पेपर में पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र और हिंदी आलोचना सब कुछ एक ही में पढ़ लेना है बीए में। आप देखो, एक ही सेमेस्टर के मतलब 5th सेमेस्टर के पेपर 1 में ही पढ़ लेना सिलेबस, तो इसको बड़ा बनाया गया है। क्लियर, चलें। प्रश्न है, काव्य दोष वे तत्व होते हैं जो काव्य सौंदर्य की हानि करते हैं। यह परिभाषा किस संस्कृत आचार्य की है? तो ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा आचार्य भरत मुनि ने दी थी। ओके, बात ध्यान रखिएगा। काव्य में कुछ दोष होते हैं। देखिए, काव्य में जब गुण होते हैं तो काव्य में दोष भी होते हैं, क्योंकि काव्य में कई प्रकार के दोष होते हैं। आपको बता दूं कि एक तो शब्द दोष होता है, एक अर्थ दोष होता है, एक रस दोष होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो रस जो होता है मतलब कि जो काव्य होता है उसमें लिखते समय कई दोष आ जाते हैं। आचार्य भामा जो है 21 दोष मानते हैं। आचार्य बामन जो है उन्होंने दोषों को 4 भागों में बांटा है, एक पदगत दोष, एक पदार्थगत दोष, एक वाक्य दोष और एक वाक्यार्थ दोष। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और ख़ास करके आचार्य विश्वनाथ जो है साहित्य दर्पण में 5 प्रकार के दोषों के बारे में बताते हैं। ठीक है, एक पद दोष, एक पद्यांश दोष, एक वाक्य दोष, एक अर्थ दोष और एक रस दोष। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ 70 काव्य दोष बताते हैं। ठीक है, और आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में 5 प्रकार के दोष जरूर स्वीकार किए हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो 70 प्रकार के काव्य दोषों के बारे में बताते हैं जो कि सर्वाधिक हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें जाए तो आचार्य मम्मट ने दोष के 5 भेद बताए हैं, एक वाक्य दोष, एक शब्द दोष, एक अर्थ दोष और एक रस दोष और एक छंद दोष। ठीक है, तो इस प्रकार से दोष के कई प्रकार लोगों ने अपने अपने हिसाब से बताए हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। काव्य रचना के अंतर्गत रस उत्पत्ति के बाधक तत्व को काव्य दोष कहते हैं या दोष कहते हैं। केशव प्रसाद मिश्र मतलब केशव मिश्र इस कथन को कहते हैं। तो ये दोष के बारे में कुछ बातें हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे अगर उदाहरण के रूप में आप देखें तो कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि मरम वचन सीता जब बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। यहाँ पर अवधी भाषा में सीता स्त्रीलिंग के साथ बोला, क्रिया रूप असंगत है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा और भी तमाम सारी आप जो है पंक्तियाँ देखते हैं, उसमें बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जब आप काव्य शास्त्र का नॉलेज आपके पास नहीं होता है और कविता वैसे लिख देते हैं तो उसमें बहुत सारे दोष आ जाते हैं। आप ज़्यादा अलंकारों का प्रयोग कर दें, ज़्यादा रसों का प्रयोग कर दें। ठीक है, तो इस प्रकार से, या कोई मात्रा वगैरह में दिक्कत आ जाए। अगला प्रश्न है, रेचक दोष न राजई कविता बनिता मित्र और बूंदक हाला परत ज्यों गंगा घट अपवित्र। या किस हिंदी आचार्य ने काव्य दोष की परिभाषा दी है?
तो ये परिभाषा जो है किसने दी है भाई, ये परिभाषा दी है आचार्य विश्वनाथ ने। किसने दी है बताएं, सॉरी आचार्य विश्वनाथ बोल रहा हूँ, बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आचार्य केशवदास, आचार्य केशवदास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। किसने कहा भाई, आचार्य केशवदास ने क्या कहा है, आचार्य केशवदास ने ही कहा है कि रंजक दोष नराजई कविता बनिता मित और बूंदक होला परत ज्यों गंगा घट अपवित्र। यानी कि जिस प्रकार मदिरा की एक बूंद में क्या होता है, रोचक दोष नराजई कविता बनिता मित बूंदक हाला, हाला माने मदिरा। तो जिस प्रकार से बूंदक हाला मतलब कि मदिरा की एक बूंद से गंगा जल जो होता है वो अपवित्र हो जाता है, गंगा घट अपवित्र हो जाता है, उसी प्रकार से रंच मात्र दोष से काव्य सौंदर्य जो होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये आचार्य केशवदास ने कहा है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो आचार्य केशवदास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है काव्य में शब्द दोष कितने प्रकार के होते हैं। काव्य में शब्द दोष कितने प्रकार के होते हैं भाई, बताएं फटाफट से। 2 प्रकार के, 5 प्रकार के, 9 प्रकार के, 10 प्रकार के। तो काव्य में जो है शब्द दोष कितने प्रकार के होते हैं, शब्द दोष जो होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। कौन कौन से हैं, पहला है ग्राम तत्व दोष, दूसरा है श्रुति कटित्व दोष, तीसरा है अश्लीलत्व दोष, चौथा है आक्रामत्व दोष, पांचवा है च्युत संस्कृति दोष, पांचवा है क्लिष्ट तत्व दोष, ठीक है, छठा है क्लिष्ट दोष, सातवां है अधिक तत्व मतलब अधिक पदत्व दोष, आठवां है न्यून पदत्व दोष और नौवां है अप्रतित्व दोष। ठीक है, कभी कभी ग्राम शैली में ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो ग्राम तत्व दोष हो जाता है, श्रुत कटित्व दोष इसी प्रकार से, अश्लील चीज़ें कभी कभी हो जाती है तो अश्लील तत्व दोष, आक्रम तत्व दोष, च्युत संस्कृति दोष। तो इसी प्रकार से दोष के 9 प्रकार होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 दोष होते हैं शब्द दोष। ठीक है, अर्थ दोष की बात किया है तो अर्थ दोष कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ दोष जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के भाई, 8 प्रकार के अर्थ दोष होते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। रस दोष जो होते हैं वो 10 प्रकार के होते हैं। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाता रहेगा तो मैं चर्चा करूँगा। और भी देखें, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, तो तीसरे मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 9 दोष। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आचार्य भामा ने कितने प्रकार के काव्य दोष माने हैं। तो आचार्य भामा जो हैं वो कितने प्रकार के काव्य दोष मानते हैं, आचार्य भामा जो है 21 काव्य दोष के बारे में बताते हैं। कौन भाई, आचार्य भामा कितने दोष मानते हैं, 21 काव्य दोष के बारे में बताते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। कौन, आचार्य भामा, ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है काव्य में अर्थ द्वारा उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं। तो काव्य में जब अर्थ द्वारा दोष उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग अर्थ दोष कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है मूंड पे मुकुट धरे सोहत हैं गोपाल, पंक्तियों में कौन सा दोष है। तो मूंड पे मुकुट धरे सोहत हैं गोपाल, इन पंक्तियों में कौन सा दोष है भाई, इन पंक्तियों में है ग्राम्य तत्व दोष। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर। मूंड पे मुकुट धरे सोहत हैं गोपाल, इसमें कौन सा दोष है, ग्राम्यत्व का दोष है। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने लगभग बहुत सारे प्रश्नों को समझा। तो यहाँ तक कई प्रकार के प्रश्नों को हमने लगभग आपको बता दिया, लगभग बहुत सारे प्रश्नों को आपने समझा। तो अगर और भी प्रश्नों को बताऊंगा तो बहुत सारे प्रश्न हमारे पास अभी विद्यमान हैं, तो बड़ा लंबा समय हो जाएगा और आप लोग भी थक चुके होंगे। तो और मैं भी थक चुका हूँ, चूँकि इतना लंबा क्लास जो होती है उसमें आप लोग भी बोर हो जाते हैं और पढ़ते बहुत कम हैं। तो इसीलिए अब नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम लोग चर्चा कर देंगे अगला जो क्लास होगा। ठीक है, फिर इस बाद में हम यहाँ से चर्चा करेंगे वृत्ति से। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बहुत सारे अभी भी जो है बहुत सारे जो है प्रश्न आपके बचे हुए हैं। आप देखिए इस प्रकार से प्रश्न आपके समक्ष आते रहेंगे लगातार। ठीक है, तो आप इन सभी प्रश्नों को जो है आपको अभी पढ़ना है, तो अगले वीडियो जो आएगा उसमें ये प्रश्न होंगे। फिर उसके बाद में हिंदी आलोचना से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम रखेंगे। तो आप सभी लोगों के लिए मैं बड़ा मेहनत कर रहा हूँ इस समय, तो बस आप लोगों का साथ चाहिए कि आप लोग जो है वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। इसी प्रकार से मैं और भी प्रश्नों को बनाता रहूँगा। तो आप लोग इन प्रश्नों की जो है तैयारी के लिए अगला जो वीडियो आएगा पेपर मतलब इसका जो पार्ट 2 आएगा उसको आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और सभी लोग तैयारी करते रहिए। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो जो होंगी आपको एक तरफ से सेट से मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे इसका जो सेकंड वाला पार्ट आएगा वो उसके नीचे मिलेगा, फिर उसका सेकंड पार्ट आएगा उसके नीचे मिलेगा। क्लियर, तो ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। तो गुड नाइट ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।
हिंदी साहित्य की अगर बात की जाए तो हिंदी साहित्य में आपको 2 पेपर पढ़ने हैं, और जो अगला पेपर है आपका सेकंड वाला पेपर हिंदी में राष्ट्रीय काव्य, उससे बनने वाले जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे उसका मॉडल पेपर भी मैं दे दूंगा, और लिखित मॉडल पेपर भी मैं तैयार कर रहा हूं। जैसे ही तैयार होगा वो भी आपको मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से कल हमने और भी वीडियो चर्चा करी थी। कल हमने एक जो है खास करके एक सब्जेक्ट का बनाया था मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप का मॉडल पेपर, हिस्ट्री का मैंने दिया है ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर पेपर 2 का। तो आप सभी लोग देख लीजिएगा हिस्ट्री वाला मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव वाला। इसके अलावा मैं हर एक सब्जेक्ट का मैं सोच रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव वाला दे दूँ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ जो है कुछ उनकी परीक्षाएं बहुत जल्दी होने वाली हैं। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर अगर एक मॉडल पेपर भी मिला रहेगा आपको 100 प्रश्नों का, 150 प्रश्नों का, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। आप उसको 2-3 बार देख लेंगे तो काम आपका हो जाएगा। बाकी और भी मैं दूंगा, लेकिन एक बार पहले से मैं दे दूंगा, ताकि चैप्टर वाइज वीडियो भी प्रोवाइड करवानी है हमको। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा क्या, बहुत कम वेट करना पड़ेगा। बाकी मैं क्लासेस डेली एक आध क्लासेस 5th सेमेस्टर के लिए लगा ही रहा हूँ। आप लोग तो देख ही रहे होंगे, हर एक सब्जेक्ट में पढ़ाता हूँ। तो आप सभी के लिए आपका कोई भी सब्जेक्ट है तो आप शुक्ला स्टडी पॉइंट से जुड़े हैं तो बहुत अच्छी जगह पर आप आए हैं, और आपको इसी प्रकार से लगातार वीडियोज़ मिलती रहेंगी। ठीक है, और तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग कर दीजिएगा। 5th सेमेस्टर के लगभग आज तो लगभग हो ही गए हैं बहुत सारे प्रश्नों को। मैंने बीच बीच में इतने प्रश्न जो बताए हैं, जानकारी दी है, उन सभी को मिलाएं तो 100 प्रश्न आज के वीडियो के माध्यम से ही हो जाते हैं। फिर अगला जो इसका पार्ट 2 आएगा उसमें भी 100 वीडियो आपको इसी प्रकार से हो जाएंगे, क्योंकि जो भी चीज़ें बताऊँगा थोड़ा डिफाइन करके बताऊँगा तभी आपके समझ में आएगा। अगर डिफाइन नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं पढ़ करके बता दूंगा तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी, आपको तो समझ में कम आ जाएगा। क्योंकि हिंदी है, दूसरे सब्जेक्ट होते तो मैं बता देता हूँ, आपके समझ में भी आ जाता है, लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत होती। क्लियर? तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसमें आपको समझा करके बताया हूँ, ताकि इसी और भी जो अगले आपके बच रहे हैं और भी कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। क्लियर? चलें फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये पेपर 1 का, इसी प्रकार से पेपर 2 का भी आएगा। ठीक है, धन्यवाद।